तो आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी बड़ी दवा कंपनी की अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट आता है ना, तो लगता है कि बस बैलेंस शीट और मुनाफे के कुछ नीरस आंकड़े होंगे। बिल्कुल। मतलब लोगों को लगता है सिर्फ नंबर्स होंगे। हाँ, लेकिन आज हमारे पास 10 फरवरी 2026 को हुई औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड की तीसरी तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 26 की जो कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है, वो सिर्फ एक स्प्रेडशीट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये पूरी एक कहानी बता रहा है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक कंपनी सिर्फ जेनेरिक दवाएं बनाने से आगे निकलकर ग्लोबल हेल्थ केयर सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ रही है। और आज का मिशन भी यही है, सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ने। सही कहा। हमें उस बड़ी तस्वीर को डिकोड करना है जहां सरकारी नीतियां और बड़े अधिग्रहण आपस में जुड़ते हैं। और एक बहुत ही एक दिलचस्प बात जो इस ट्रांसक्रिप्ट से सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो ये है कि कैसे न्यूनतम आयात मूल्य या जिसे हम मिनिमम इंपोर्ट प्राइस कहते हैं, उस जैसी एक साधारण सरकारी नीति भारत में एंटीबायोटिक निर्माण का पूरा गेम ही बदल रही है। देखिए, ये एकदम सही नजरिया है इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को देखने का। अगर इसकी परतों को उधेड़ा जाए तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। औरोबिंदो फार्मा अब केवल रिएक्टिव नहीं रही है, वो बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से भविष्य की तैयारी कर रही है। जब भी हम बायोसिमिलर्स या वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसे भारी शब्दों की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कंपनी कच्चे माल से लेकर फाइनल दवा बनने तक की पूरी चेन अपनी मुट्ठी में कर रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक तिमाही के मुनाफे की बात नहीं लग रही है। नहीं, ये ग्लोबल फार्मा मार्केट में अपना एक किला बनाने की रणनीति है। और आज हम यही देखेंगे कि ये रणनीति वैश्विक स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करती है। कि बारिश नहीं करूंगी, लेकिन जो मुख्य आंकड़े हैं वो वाकई शानदार है। हाँ, नंबर्स काफी स्ट्रांग है इस बार। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 8.4% बढ़कर 8,646 करोड़ रुपए हो गया है। और जो चीज असल में ध्यान खींचती है वो है इनका एबिटा। जो कामकाजी मुनाफा होता है। बिल्कुल, वो 1,773 करोड़ रुपए रहा है। मतलब ये 20.5% का मार्जिन है। पिछले साल से सीधे 9% का जंप, और ग्रॉस मार्जिन भी 59.7% पर खड़ा है। लगभग 60% का ग्रॉस मार्जिन। फार्मा सेक्टर में इतना मार्जिन होना ये बताता है कि कंपनी जो माल बना रही है उसकी लागत और बिकने वाली कीमत में बहुत अच्छा अंतर है। और इन नंबरों के पीछे का जो इंजन है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। यूरोप का बाजार? बिल्कुल। यूरोप के कारोबार में इस तिमाही में 27% की बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। राजस्व लगभग 2,703 करोड़ रुपए, या यूं कहें कि 261 मिलियन यूरो के स्तर को छू गया है। और उनका एक लक्ष्य भी तो है शायद यूरोप को लेकर। हाँ, कंपनी का स्पष्ट लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक यूरोप से $1 बिलियन से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू हासिल करना है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि लगभग 60% सोर्सिंग इन हाउस हो रही है। ये इन हाउस सोर्सिंग वाला जो पॉइंट है, ये असल में एक बहुत बड़ी ताकत है। अक्सर होता ये है कि जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है, जैसे कोई तनाव हो जाए देशों के बीच, हाँ, तो बाहर से माल मंगाने वाली कंपनियों के मार्जिन रातों रात गिर जाते हैं। औरोबिंदो के मामले में 60% इन हाउस होने का मतलब है लागत पर पूरा कंट्रोल, मुनाफा सीधा जेब में। और यूरोप में ये फॉर्मूला बहुत शानदार काम कर रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, जो दुनिया का सबसे कड़ा बाजार है, वहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। वहाँ क्या चल रहा है? ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि अगर ग्रेव लिमिट को छोड़ दें तो अमेरिका में उनका जो ओरल सॉलिड व्यवसाय है, यानी गोलियां और कैप्सूल, वो $420 मिलियन पर बिल्कुल स्थिर है। वहाँ ग्रोथ नहीं है। तो फिर अमेरिका में ग्रोथ आ कहाँ से रही है? असली गेम चेंजर वहाँ इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स के कारोबार में 17% की शानदार वृद्धि हुई है। इंजेक्टेबल्स बनाना तो गोलियां बनाने से कई ज्यादा जटिल होता है ना? बिल्कुल। इसके लिए बहुत कड़े मानक और पूरी तरह स्टेराइल वातावरण चाहिए होता है। इसलिए इसमें कंपटीशन कम है और मार्जिन ज्यादा है। और शायद इसीलिए उन्होंने इस तिमाही में 9 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं और 7 नई दवाओं को मंजूरी भी मिली है। सही कहा। और साथ ही जो ओवर द काउंटर या ओटीसी व्यवसाय है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा फोकस सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर है। ग्रोथ मार्केट्स भी 865 करोड़ रुपए पर स्थिर है। कनाडा में विस्तार हो रहा है। और एक आंकड़ा जो बहुत अहम है, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का।
HIV वाली दवाएं। हाँ, ARV व्यवसाय 22% बढ़कर 376 करोड़ रुपए हो गया है। और इन सब में एक चीज कॉमन है, R&D पर खर्च। कंपनी अपने रेवेन्यू का 5% यानी करीब 409 करोड़ रुपए R&D पर लगा रही है। और उनकी निर्माण क्षमता तो 60 बिलियन यूनिट्स पार कर चुकी है। इतनी बड़ी मशीनरी चलाने के लिए कच्चा माल तो चाहिए, और यहीं से हम इस चर्चा के सबसे आहा पल की तरफ आते हैं, पेंजी सागा। ये पेंजी या पेनिसिलिन जी का मुद्दा तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक केस स्टडी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। पेंजी कई जरूरी एंटीबायोटिक दवाओं का बेसिक कच्चा माल है। औरोबिंदो अगले 12 महीनों में अपने प्लांट में पेंजी का उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन के पार ले जाने वाला है। और ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से उनका यील्ड भी लगातार सुधर रहा है। यील्ड सुधरने का मतलब है कि कम रसायन इस्तेमाल करके ज्यादा अंतिम उत्पाद निकल रहा है, लागत कम आ रही है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर एंटीबायोटिक एक रोटी है तो पेंजी उसका आटा है। अगर आटा ही बाहर से मंगाना पड़े और दाम बढ़ जाए तो सस्ती रोटी कैसे बिकेगी? बिल्कुल, और भारतीय फार्मा उद्योग इसी से जूझ रहा था। होता क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 6-APA और पेंजी जैसे रसायनों की प्रीडेटरी प्राइसिंग हो रही थी। जानबूझकर लागत से कम दाम पर माल डंप करना। हाँ, ताकि कोई भी स्थानीय कंपनी अपना प्लांट लगाने की हिम्मत ही ना करे। और जब घरेलू उद्योग खत्म हो जाए तो विदेशी सप्लायर्स दाम बढ़ा देते हैं। और यहीं पर भू राजनीति और सरकारी नीतियां दखल देती हैं। हाँ, भारत सरकार ने जो न्यूनतम आयात मूल्य या MIP लागू किया है पेंजी, 6-APA और एमॉक्सिसिलिन पर, उसने एक लकीर खींच दी है। 1 साल के लिए लागू किया गया है इसे। कोई विदेशी कंपनी तय सीमा से कम कीमत पर इसे भारत में नहीं बेच सकती। तो इससे औरोबिंदो को अपना प्लांट सुचारू रूप से चलाने का एक सुरक्षित माहौल मिल गया है। हाँ, लेकिन एक वित्तीय विश्लेषक की नजर से देखें हाँ, तो क्या ये MIP सिर्फ एक बैसाखी नहीं है? ये प्लांट मुनाफा कब देगा? अभी तो ये प्लांट ब्रेक इवन पर है, मतलब न मुनाफा न नुकसान, क्योंकि बाजार में पुराना सस्ता स्टॉक मौजूद है। तो ये स्थिति कब बदलेगी? और कंपनी का अनुमान है कि अप्रैल से यानी फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही से पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा। तब बाजार को नए माल की जरूरत होगी और यह प्लांट भारी मुनाफा देना शुरू करेगा। और PLI स्कीम का भी तो फायदा है। बिल्कुल, सरकार के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत हर 10,000 मीट्रिक टन पर 240 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक सरकारी नीति बैलेंस शीट में इतने करोड़ का इजाफा कर सकती है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस अमेरिका चलते हैं। अमेरिकी बाजार और FDI इंस्पेक्शन। FDA का नाम सुनते ही हड़कंप मच जाता है अक्सर। हाँ, युगिया 3 प्लांट के निरीक्षण का क्या हुआ? वहां कुछ आपत्तियां आई थी? देखिए, इसे थोड़ा शांत दिमाग से विश्लेषित करना होगा। आपत्तियां 2 तरह की होती हैं। एक डेटा इंटीग्रिटी वाली, जो बहुत गंभीर होती है, जिसमें उत्पादन रुक जाता है। बिल्कुल, लेकिन युगिया 3 में जो आपत्तियां आई हैं वे केवल प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल हैं। डेटा इंटीग्रिटी का कोई मुद्दा नहीं है। यानी कोई फॉर्म सही नहीं भरा या लॉगबुक की छोटी-मोटी दिक्कत, इसीलिए उत्पादन पर रोक भी नहीं लगी है। हाँ, और कंपनी 15 दिनों के भीतर FDA को जवाब देने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। ये अनुपालन या कंप्लायंस में एक बड़ा सुधार दिखाता है। इसके अलावा एक और बड़ी हलचल है, लैनेट का अधिग्रहण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी FTC की मंजूरी की प्रक्रिया सही दिशा में है। इसके भी Q1 FY27 तक पूरा होने की उम्मीद है। कोई नकारात्मक बात सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें एक अहम वित्तीय बात है, अधिग्रहण से पहले के लैनेट के जो भी जुर्माने होंगे उसकी जिम्मेदारी लैनेट की ही होगी, औरोबिंदो की नहीं। ये कागजों पर बहुत सुरक्षित दांव लगता है। औरोबिंदो को पुराने मुकदमों की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बाजार में लैनेट ब्रांड की जो खराब छवि बनी होगी उसे सुधारने का सिरदर्द तो औरोबिंदो का ही होगा। क्या ये बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो है, साख दोबारा बनाना आसान नहीं होता। लेकिन औरोबिंदो शायद ब्रांड नाम से ज्यादा लैनेट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर नजर रखे हुए है। वे उस नेटवर्क से अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं। और सिर्फ अधिग्रहण ही नहीं, वे अपनी क्षमताएं भी तो बढ़ा रहे हैं। डेटन प्लांट का कमर्शियल संचालन शुरू हो गया है। वहां से FY27 से रेवेन्यू आना शुरू होगा। राले प्लांट भी मंजूरी की राह देख रहा है। चीन का ओरल सॉलिड प्लांट प्रगति पर है। वहां चौथी तिमाही में EBITDA ब्रेक इवन की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वाइजैक का इंजेक्टेबल प्लांट। ये FY27 में कमर्शियल होगा
और यहाँ जो कार्ट्रिज लाइन लगाई जा रही है, GLP-1 दवाओं के लिए, यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। GLP-1 वही दवाएं हैं ना जो पहले डायबिटीज के लिए थीं, लेकिन अब वजन कम करने के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गई हैं? बिल्कुल। पूरी दुनिया में इन इंजेक्शनों की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा है। वाइजैक प्लांट में इनके लिए लाइन लगाना एक बहुत ही आक्रामक रणनीति है। ये देखना अद्भुत है कि कैसे पारंपरिक दवाओं का पैसा भविष्य की तकनीक में जा रहा है। और भविष्य की बात करें तो बायोसिमिलर्स की चर्चा जरूरी है। कंपनी और वैक्सीन्स का विलय कर रही है ताकि उसकी क्षमताओं का उपयोग बायोसिमिलर्स के लिए किया जा सके। और उन्हें सफलता भी मिल रही है। कनाडा में डायरूपैक को मंजूरी मिल गई है, यूके में बेगोकॉल्वा और बाल्टिक्स में डूजुब्लिस लॉन्च हो चुके हैं। मेक्सिको में टेंडर मिला है और ब्राजील में निरीक्षण होने वाला है। कंपनी का साफ मानना है कि 2029 उनके बायोटेक व्यवसाय के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और साथ ही CDMO निवेश भी है। थेरानियम के तहत 2 उत्पादों के लिए लगभग $120-130 मिलियन का निवेश किया गया है। इन सब के बीच सरकार की नई योजना बायोफार्मा शक्ति भी बहुत प्रासंगिक हो जाती है। यह योजना भारत के बायोटेक इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करेगी? अगर निष्पक्ष विश्लेषण करें तो सही से लागू होने पर ये इकोसिस्टम को बहुत मजबूत करेगी। लेकिन सिर्फ कारखाने बनाना काफी नहीं है। बिल्कुल, विश्व स्तरीय क्लिनिकल ट्रायल क्षमता चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए और सिंगल यूज बैग या रेजिन जैसी चीजों की स्थानीय सप्लाई चेन बनानी होगी। कोविड के दौरान हमने देखा था कि पश्चिमी देशों पर निर्भरता कितनी भारी पड़ी थी। बायोफार्मा शक्ति का लक्ष्य यही निर्भरता खत्म करना है। अब इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही सूक्ष्म लेखांकन या अकाउंटिंग की बात पर आते हैं। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए उच्च टैक्स रेट पर नजर गई होगी। यह एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कागजों पर टैक्स रेट ज्यादा क्यों दिख रहा है? कंपनी एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने जो नई सहायक कंपनियां बनाई हैं, जैसे क्यूराटेक, लाइफियस और क्यूल, जो अभी घाटे में चल रही हैं। हाँ, तो उन घाटों पर वे अभी डेफर्ड टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। जब वे मुनाफे में आएंगी तब इसका लाभ लिया जाएगा। इसीलिए अभी कागजों पर टैक्स रेट ज्यादा दिख रहा है। ये बहुत ही सुरक्षित तरीका है। बिल्कुल, भविष्य के मुनाफे को आज ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जा रहा। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो ऑरोबिंदो फार्मा सिर्फ पुरानी दवाओं पर निर्भर नहीं है, वे पैन-जी के जरिए आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सरकारी नीतियों का फायदा उठा रहे हैं और बायोसिमिलर्स के जरिए भविष्य साध रहे हैं। और ये बात सबको समझनी चाहिए कि इस एक कंपनी में जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे कच्चे माल का स्थानीयकरण हो या GLP-1 की नई मशीनें, ये पूरी दुनिया में दवाओं की उपलब्धता और कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार करने वाली बात है। आज हमने देखा कि कैसे MIP, PLI और बायोफार्मा शक्ति जैसी पहले सप्लाई चेन को स्थानीय बना रही हैं, ताकि बाहरी निर्भरता कम हो। सही। लेकिन जैसे जैसे दवा कंपनियां इन स्थानीय सरकारी रियायतों और सुरक्षात्मक नीतियों पर अधिक निर्भर होने लगेंगी, तो क्या भविष्य में वैश्विक व्यापार समझौते या ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन सब्सिडियों को लेकर कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ा टकराव हो सकता है। बिल्कुल। क्या पूर्ण आत्मनिर्भरता की ये दौड़ अंततः कंपनियों को कुछ बड़े वैश्विक बाजारों से बाहर कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को गहन चिंतन करना होगा। ये विचार करने के लिए एक शानदार बिंदु है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।